हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। तो चलिए इसी नोट पे शुरू करते हैं अपने गए हफ्ते के राउंड अप से, जो 13 से 17 फरवरी तक का था। जिसमें खास अब बात करेंगे तो एफआईआईज ने इस हफ्ते में थोड़ा रुख बदली करके 4,000 करोड़ की बाइंग की है, जो कि टोटल फरवरी महीने का अगर देखेंगे तो 1,408 करोड़ का अभी तक भी टोटल में नेट नेगेटिव सेलिंग फिगर है। अब यूएसए का दादा नेक्स्ट लास्ट वीक में इन्फ्लेशन का फिगर्स आया जो एक्सपेक्टेशन से बढ़ के 6.4% पे आया, जो कि अब वापस से नेक्स्ट फेड मीटिंग जो होगा उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ने का फिर से चांस एक बार बढ़ता दिखता है। और उसी तरह उसी के सामने एमएससीआई ने एक यू टर्न लिया है, जिसमें उन्होंने अनाउंस किया था कि मार्च के महीने से अपने एमएससीआई अपना अडानी के शेयर्स की वेटेज जो है वो घटा देगी, जो कि अब उन्होंने यू टर्न लिया है और उन्होंने बोला है कि वो रिडक्शन का जो काम है वो मार्च से नहीं होगा, मई एंड तक वो लोग पहले उस पर नजर रखेंगे और उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा कि उसको एक्चुअली घटाना है कि उसको स्टेबलाइज करना। तो ये एक अडानी के स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव न्यूज आ जाता है। दादा अपनी तरफ से अडानी जी ने एक पहल की है जिसमें कि उन्होंने एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर को नियुक्त किया है, जो कि टॉप 5 ऑडिट फर्म्स में से एक है, ग्रैंट थॉर्टन करके। ये दर्शाता है कि अडानी जी अभी सब कुछ वो काम कर रहे हैं जिससे कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस आ सके। आज दादा फ्राइडे को अपना सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को एक झटका देते हुए एक निर्णय में कहा है कि उन्होंने जो एक एनवलप के अंदर में जो नाम की सूची दी थी, जिसमें उन्होंने जांच की कमेटी बैठाने के लिए जो सूची थी उसको नकार दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो खुद अपनी एक नई सूची बनाएंगे और पूरी जांच कमेटी उनके अंडर में पूरी जांच होगी। तो ये सरकार के लिए भी एक झटका हुआ है। अब दादा मार्केट के अंदर में अब सबसे बड़ा एक जो गेम चेंजर हुआ है वो हुआ है आपका यूएस के जॉर्ज सोरस का नाम इंट्रोड्यूस हुआ है। अब जॉर्ज सोरस ने अडानी जी के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है। गौरतलब है कि सबसे पहली बात है कि जॉर्ज सोरस है कौन। जॉर्ज सोरस अमेरिका के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, अरबपति है, और जिनका ब्लूमबर्ग के अपने बिलियनर्स लिस्ट के अंदर में 254वें पायदान पे उनका नाम आता है। उनकी अभी तक की टोटल वेल्थ है $8.5 बिलियन। ये $8.5 बिलियन बोलने से कोई बहुत बड़ी रकम आज की तारीख में नहीं गिनी जाती है, लेकिन उनका सबसे बड़ा कारनामा यह है कि उन्होंने करीब करीब $32 बिलियन का अभी तक में दान कर दिया है, फिलॉन्थ्रॉफी। तो उनको आज आज की तारीख में सबसे बड़ा फिलॉन्थ्रोपिस्ट के नाम की उपाधि भी दी गई है, और द बिगेस्ट गिवर की उपाधि भी उनको मिली हुई है, जो कि उन्होंने अभी तक का इतिहास में इतना बड़ा फिलॉन्थ्रॉफी आज तक किसी ने नहीं किया। अब दादा सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने 1992 के अंदर में इनका नाम ज्यादा फेमस इसलिए हुआ था क्योंकि इन्होंने एक जब अपने रिसेशन का टाइम चल रहा था यूरोप में, तो जर्मनी फ्रांस और यूके सब साथ में आ रहे थे वो रिसेशन से लड़ने के लिए। तो जहां पे फ्रांस जर्मनी और दूसरी कंट्रीज वहां पे इंटरेस्ट रेट घटाकर अपनी डिमांड को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही थी, उसी के सामने यूके अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा था क्योंकि उनको उनकी करेंसी का भाव गिराना नहीं था और उनको संभालना था। तो उसी समय पे जॉर्ज सोरोस जी को लगा कि एक अपॉर्चुनिटी है वो उनको उनके पाउंड्स को शॉर्ट करने की। तो उन्होंने अपना जो उनका जो टोटल नेटवर्क था उसका 150% का बेट लिया, $10 बिलियन का, और उन्होंने अपना यूके पाउंड्स को शॉर्ट किया। और उसी समय में एक ब्लैक वेनेसडे हुआ था जिसमें कि अपना बहुत जोर से पाउंड्स की गिरावट हुई, और उसमें जॉर्ज सोरस को $1 बिलियन का एक ही दिन में मुनाफा हुआ था। और उनकी वेल्थ अभी 8.5 बिलियन है, जिसमें से उनकी फैमिली की वेल्थ अभी काउंटेड नहीं है। फैमिली की वेल्थ उनकी करीब करीब 28 बिलियन है। तो अब इनका इनका नाम इसलिए भी ज्यादा आता है क्योंकि इन्होंने एक ओपन फोरम बना के रखा हुआ है
जहां पे वो हर कंट्री के अंदर में वहां के जो एक्सट्रीमिस्ट और लेफ्टिस्ट पार्टीज जो है उनको सपोर्ट करने में उनकी ज्यादा दिलचस्पी रहती है। और उनका मानना यह है कि उन्होंने आज तक जो जो काम नहीं किए आज तक, वो काम अगर कोई कर रहा है तो वो उनको फंड करने में और उनको डोनेशन देने में हिचकिचाते भी नहीं है। तो अब ये लड़ाई दादा हमको लगता है कि अब ये लड़ाई थोड़ी लंबी चलने वाली है, क्योंकि हिंडनबर्ग का जिधर नाम आ रहा था जिसमें उसके 8-10 एम्प्लॉयज थे, तो सबके दिमाग में ये था कि हिंडनबर्ग अकेला तो ये काम कर नहीं सकता है। लेकिन जहां पे जॉर्ज सोरस का नाम आ गया, उससे जो जॉर्ज सोरस उसलिए भी फेमस है कि उन्होंने हमेशा कंट्रीज की करेंसी के साथ में उन्होंने बेटिंग की है। तो वो एक बहुत बड़ा नाम है, और ये नाम अब हिंडनबर्ग के पाले से अगर एडिशन होता है तो अडानी जी और गवर्नमेंट के लिए एक चुनौती, बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। दादा अब इसी नोट पे अपने आगे चलते हैं। अपने जो लास्ट वीक के जो बेस्ट मिड कैप विनर्स जो थे, उसमें सबसे बड़ा पहला नाम था शिल्पा मेडिकेयर का, जो करीब करीब 21% बढ़ा था। फिनोलेक्स केबल करीब करीब 20% बढ़ा है। ऑयल इंडिया, तेजस नेटवर्क, टोरेंट पावर, टेक महिंद्रा और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये करीब करीब 10 से 20% के आसपास की बढ़ोतरी देखी गई थी दादा। और घटने वालों में दादा सबसे पहला नाम है अडानी जी का, जिसमें अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन करीब करीब 22-22.5% घटे हैं। और आईडीएफसी, अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स, इंडिया बुल रियल एस्टेट और सिटी यूनियन बैंक, ये करीब करीब 23 से 17% जितने घटे हैं दादा। अब दादा इंडेक्स की बात करेंगे तो इंडेक्स के अंदर में कोई खास मूवमेंट नहीं है। वीकली अगर देखें तो बैंक निफ्टी कुछ 1% घटा है और निफ्टी कुछ ½ % बढ़ा है। सेक्टोरल में देखेंगे तो दादा करीब करीब बैंक निफ्टी आईटी और निफ्टी आईटी और निफ्टी फार्मा, ये करीब करीब 1-1.25% जितना घटा है। और उसी में अगर बढ़ने वालों का बात करेंगे तो निफ्टी का ही नाम है दादा। निफ्टी और आपका हाँ, निफ्टी और निफ्टी आईटी ये कुछ ½ % जितने बड़े हैं। इसके अलावा और कोई खास मूवमेंट नहीं आया दादा। तो दादा बस अब अपने नेक्स्ट वीक का बात करेंगे तो नेक्स्ट वीक के अंदर में मंडे को एक हॉलिडे है। मंडे को यूएसए मार्केट्स बंद रहेंगे। तो नेक्स्ट वीक में अब मेनली अब ये जो रिपोर्ट्स जो आ रही है अडानी जी के ऊपर में, अब ये गौरतलब है कि ये किस तरफ में मुड़ता है। लेकिन देखने से तो अब यही फिलहाल नजर आ रहा है कि ये लड़ाई कुछ ज्यादा लंबी चलने वाली है और घमासान भी होने वाली है आने वाले हफ्तों में। अब दादा अब आपके ऊपर है, अब आप बताएं कि आपको टेक्निकली क्या लग रहा है दादा मार्केट में। विशाल जी, रेंज ट्रेडिंग मार्केट है मोरलेस। इसके अंदर स्टॉक को ढूंढना पड़ेगा। टेक्निकली जो अच्छा है वो बढ़ भी रहा है, उसको ही देखना पड़ेगा। और जो खराब है उसको ट्रीट हो रहा है खराब के हिसाब से। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए अभी सीधा चलते हैं टेक्निकल्स के ऊपर। वहां पर मैंने हम टेक्निकल बात किया हूं, क्योंकि रेंज ट्रेडिंग मार्केट के अंदर जो होता है, ट्रेड हायर बैंड में अटक जाता है, लोअर बैंड में अटक जाता है। मतलब लोअर बैंड से बाइंग आता है और हायर बैंड में सेलिंग आ जाता है। तो वही चीज मैंने इस बार बोला हूं। खाली इस बार ऐड किया हूं फिन निफ्टी, क्योंकि डिमांड था कि फाइनेंशियल निफ्टी माने फिन निफ्टी का जी ट्रेडिंग होता है, इसलिए इसका अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस दिया जाए तो इसीलिए मैंने इस बार फिन निफ्टी ऐड किया हूं। चलिए अब सीधा चार्ट के अंदर 20-2-2023 से लेके 24-2-2023 के बीच में बाजार का टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस क्या क्या दिख रहा हो। इस बीच में ख्याल रखना पड़ेगा हम लोग को। 23 तारीख को एक्सपायरी है। 23 तारीख दैट मीन्स बृहस्पतिवार को ये एक्सपायरी होने वाला है। जो बजट वीक का बजट इस महीना में ही था, तो वीक टू वीक जो क्लियरिंग गया वो तो गया। अब मंथली का जो बड़ी वाली क्लियरिंग है उसके ऊपर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। दैट्स वाई मार्केट के अंदर जो वोलेटिलिटी है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। लास्ट वीक में जैसे हम लोग बात किया था, तो इसी हिसाब से ही इस बार का जो चार्ट है, निफ्टी बाई तरफ, बीच में बैंक निफ्टी, और नया ऐड किया हूं फिन निफ्टी, जो कि तीनों ही चार्ट स्पॉट के हिसाब से है। तो पहले निफ्टी के अंदर अगर देखा जाए तो निफ्टी के अंदर जो एक कंसोलिडेशन फेज है, वो वही फेज को अभी अभी भी बरकरार रखा है। जब तक इसके नीचे बढ़िया से क्लोजिंग नहीं आता है, दैट मीन्स पिंक लाइन के नीचे, या तो इस रेड लाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं होता है, तो ये रेंज ट्रेडिंग जब तक चल रहा है
तब तक हम लोग को रुकना पड़ेगा फॉर अ ट्रेंडिंग मार्केट के लिए। तो बाजार जिस हिसाब से चल रहा है, रेंज ट्रेडिंग, हाई वोलेटिलिटी, होपफुली नेक्स्ट वीक भी यही ट्रेडिंग बैंड हो सकता है, बैंड थोड़ा एक्सपेंड भी हो सकता है। यही वीकली चार्ट के हिसाब से यहाँ पर हम दिख रहा है। as well as technical indicators is concerned, like निफ्टी, निफ्टी के अंदर जैसा है वैसे ही बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के भी है। दैट मीन्स वीकली एमएसीडी का जो स्लोप है वो नीचे की तरफ है। खाली एक जो पुल बैक हो रहा है उसके कारण स्टोचैस्टिक्स के अंदर एक पॉजिटिव बायसनेस है वीकली चार्ट के, बट आरएसआई भी ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स भी है। तो यही चार्ट सिमिलरली बैंक निफ्टी के अंदर में भी है। बैंक निफ्टी के अंदर जो थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव बना है वो लास्ट वीक का जो नेगेटिव क्लोजिंग, जैसे कि निफ्टी का जो क्लोजिंग था, अगर हम ऐसे करके देखें जो तीनों चार्ट के अंदर, जैसे निफ्टी का एक पॉजिटिव क्लोजिंग था, बैंक निफ्टी का नेगेटिव क्लोजिंग, फिन निफ्टी का भी नेगेटिव क्लोजिंग। तो दैट्स वाई बैंक निफ्टी के अंदर अगर ऐसे करके देखा जाए तो बैंक निफ्टी भी वही ट्रेडिंग बैंड के अंदर है, और 1326 का जो बीच वाला जोन है उसी जोन को ही बार बार टेस्ट और रिटेस्ट कर रहा है। जब तक ये ब्लू लाइन का ऊपर क्लोजिंग नहीं आता है तो स्मॉल ब्रेकआउट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये जो है ये बजट वीक का हाई था। जब तक ये हाई क्रॉस करके नहीं चल पाएगा तब तक ये सेल ऑफ आ जाएगा, लेकिन अगर हाई क्रॉस भी हो जाएगा तो भी यहां पर बार बार सेल ऑफ आ सकता है प्रीवियस जो टॉप बना हुआ है। नीचे की तरफ रेड लाइन है मेन सपोर्ट एरिया, इसके नीचे अगर क्लोजिंग होता है बैंक निफ्टी, दैट मीन्स 40,000 के नीचे, तब बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। बट जब तक ये नहीं होता है प्री डिटरमाइंड मत होइए, ये रेंज में बाजार चल सकता है और नेक्स्ट वीक में वोलेटिलिटी थोड़ा बढ़ सकता है। फिन निफ्टी इज कंसर्न इज एब्सोल्युटली लाइक बैंक निफ्टी, है तो ब्लैक नेगेटिव बंद हुआ लेकिन कोशिश किया है ऊपर की तरफ जाने में, लेकिन कामयाब नहीं हुआ वीक टू वीक में। ये रेड लाइन ये पहला सपोर्ट हो सकता है जो कि 18,200 के आसपास राउंड नंबर में, और ऊपर की तरफ ये जो फिगर है 19,000 के ऊपर क्लोजिंग देने से तभी फिन निफ्टी का अंदर एक पॉजिटिव ब्रेकआउट आ सकता है। जब तक नहीं होता है तब तक ये ट्रेडिंग बैंड रहेगा, हायर एंड में सेल ऑफ आएगा, लोअर एंड में एक बाइंग इंटरेस्ट बने रहेगा। तो ये सोच के, ये दिमाग में रख के नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड जो सपोर्ट रेजिस्टेंस उभर के आ रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी एज वेल एज फिन निफ्टी के अंदर, वही हम लोग अभी बात करेंगे। निफ्टी क्लोजिंग हुआ है 17,944, रेजिस्टेंस जो उभर के आ रहा है 18,146, 18,347, 18,561। जो सपोर्ट उभर के आ रहा है 17,731, 17,517, 17,316। बैंक निफ्टी क्लोजिंग हुआ है 41,131, इसका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस उभर के आ रहा है, रेजिस्टेंस पहले बोल रहा हूं 41,779, 42,427, 42,876। सपोर्ट 40,683, 40,234 एंड 39,586। फिन निफ्टी क्लोजिंग हुआ है 18,434 स्पॉट में, रेजिस्टेंस 18,676, 18,918, 19,097। सपोर्ट जो उभर के आ रहा है 18,254, 18,075 एंड 17,833। ये था तीनों इंडेक्स का वीक टू वीक के बेसिस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। दादा थैंक यू सो मच। ये आपने जो अभी जो विश्लेषण किया है निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, ये हमारे व्यूअर्स को काफी इंटरेस्टिंग लगता है। दादा प्लीज आप अपने जो आप तीन स्टॉक्स के बारे में जो थोड़ी जानकारी देते हैं प्लीज बताएं दादा। आज जो तीनों स्टॉक के ऊपर हम लोग बात करेंगे काफी इंटरेस्टिंग है, बट पहले ही जैसे कि हर बार की तरफ से ये एक एडुकेटिव चैनल है, एडुकेटिव वीडियो है। मैं यहाँ पर जो भी चीज लेके आप लोग को बात करता हूँ ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं जो टेक्निकल्स देख रहा हूँ वही टेक्निकल्स आप लोग को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप ये मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, लेकिन आप मेरा जो रिक्वेस्ट रहता है, प्लीज आप लोग घर पे दोबारा फिर चार्ट्स को देखिए, इसका नेगेटिव और पॉजिटिव साइड को देखिए, चाहे तो फंडामेंटल भी स्टडी कर लीजिए। आप एग्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट फाइनली ये कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जो चार्ट मैंने देख रहा हूं इसी हिसाब से ही देख रहा हूं।
तो आप ये मान भी सकते हैं, नहीं मान सकते हैं। अगर माने तो आपका जो रेडार रहता है या जो वॉच लिस्ट रहता है वहां डाल के स्टॉक को वॉच कर सकता है नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड। फर्स्ट स्टॉक पीएनबी हाउसिंग। एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हूं। आफ्टर अ कंसोलिडेशन ये ट्रेंड लाइन का एक प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ है इस बार इस खराब बाजार में। बट ये जो गैप है, जो गिरने का टाइम में गैप से गिरा था, वो गैप बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, जो कि अभी जो गैप का जो लोअर जगह है वो 634, और प्राइस एक्शन में देखा गया इसका क्लोजिंग आया है 593। तो अभी तक का इस जोन का सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग प्राइस तो हुआ है। पॉजिटिविटी क्या है? 1326 को बेस बना के ये स्टॉक धीरे धीरे के ऊपर की तरफ चलने का कोशिश कर रहा है। तो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड इस स्टॉक के ऊपर ध्यान जरूर लगाना चाहिए, रेडार में डालना चाहिए। एमएसीडी स्लोप इज कंसर्न, इतना बुरा मार्केट के अंदर भी ये एमएसीडी का स्लोप धीरे 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 ऊपर की तरफ स्लोपिंग ही कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साउंड का सिनेरियो है। वीकली स्टोचैस्टिक्स इज कंसर्न, नीचे से ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना के। और डेफिनेटली इतना दिन से जब बाजार स्टेडी में है तो आरएसआई थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में तो जाएगा ही, तो वही चीज आरएसआई ओवरबॉट में जोन में आ गया। नाउ नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड इस स्टॉक का वोलेटिलिटी या इस स्टॉक के अंदर कैसे प्राइस एक्शन मूवमेंट हो रहा है उसको वॉच में डालना चाहिए। और खास करके नीचे की तरफ ये जो 500 एंड 450 इज अ वेरी गुड सपोर्ट एरिया बिकॉज ऑफ 13 एंड 26 का जो जोन है, जो वैल्यूएशन जोन बोलते हैं, वो वैल्यूएशन जोन भी वहीं पर प्लेस्ड है। तो दैट्स व्हाई नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड पीएनबी हाउसिंग मैं जरूर मेरा रिडार में रखूंगा। आप लोग को भी रिक्वेस्ट करता हूं ये रिडार में रखिए और चार्ट को घर में बढ़िया से देखिए। नेक्स्ट स्टॉक जो है ये ट्रेडिंग बैंड के अंदर है। ये मूविंग एवरेज देखने से ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कितना प्राइस एक्शन में है। एक ट्रेडिंग बैंड वो है यूपीएल लिमिटेड। जब तक ये बैंड का प्रॉपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक ये स्टॉक इसी बैंड के अंदर रहेगा। अब जो एक ही चीज हमको पॉजिटिव लगा है, ये पहला प्राइस वाइज देखा जाए इस जोन का हाईएस्ट प्राइस एक्शन हुआ है। 13 एंड 26 ऑलमोस्ट पैरेलल है, स्लोप तो चेंज नहीं हुआ है, अभी तक पॉजिटिव स्लोप तो नहीं हुआ है। वीकली एमएसीडी इज कंसर्न, जो नीचे की तरफ से कोशिश किया फिर से एक दोबारा पॉजिटिव जोन में किया है। नाउ नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड इसका अप्रोच क्या रहेगा वही देखना पड़ेगा। वीकली स्टोचैस्टिक्स प्राइस के हिसाब से स्लोपिंग अपवर्ड एंड आरएसआई आल्सो स्लोपिंग अपवर्ड। तो हिसाब से देखा जाए प्राइस वाइज और टेक्निकल चार्ट वाइज एक कंसोलिडेशन जोन में है, बट लास्ट वीक का क्लोजिंग एक हायर क्लोजिंग, और इसके स्टॉक के अंदर रेडार में जरूर डालना चाहिए और प्राइस एक्शन को भी फॉलो करना चाहिए। ये है यूपीएल। फाइनल स्टॉक वैशाली फार्मा। आफ्टर ड्रीम रन अप ये स्टॉक करेक्टिव हुआ था, 170 के आसपास से नीचे की तरफ 120 की तरफ आया। 120 जो है वो प्रीवियस जो हाई बना था उसको ही चैलेंज किया। उसके बाद ये 120 का जो जोन है 13 और 26 का जो मिड पॉइंट वैल्यूएशन जोन होता है, इस जोन में आके ये रिवर्स किया है। और लास्ट फ्राइडे जिस हिसाब से बाजार के साथ उल्टा चला और जो क्लोजिंग दिया है, ये जो क्लोजिंग था यहाँ पर क्लोजिंग था 155 रुपया 70 पैसा, इस बार का क्लोजिंग है 154 रुपया 85 पैसा, फिर थोड़ा सा नीचे सेकेंड हाईएस्ट क्लोजिंग बोल सकते हैं। तो अब देखना पड़ेगा ये स्टॉक के अंदर फिर से मोमेंटम बन सकता है कि नहीं बन सकता है, क्योंकि मोमेंटम इंडिकेटर का जो पोजीशन है खास करके देखा गया तो एमएससीडी का जो स्लोप था वो फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल के हिसाब से प्राइस एक्शन के हिसाब से दिखा जाएगा, और एमएससीडी भी उसी की तरफ जा रहा है। एमएस स्टोचैस्टिक्स नीचे की तरफ वीकली मूवमेंट किया है, उसके बाद सॉलिड लाइन डॉटेड लाइन को घूमने का जगह में आया है। आरएसआई भी मोमेंटम 55-60 से ऊपर थोड़ा सा मोमेंटम बन के खड़ा हुआ है। अब देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीक ये मोमेंटम बरकरार रहता है कि नहीं रहता है। दैट्स वाई इस स्टॉक को भी मैं रिडार में रखूंगा एटलीस्ट 3 वीक से लेके 3 महीना तक। तो ये तीनों जो एजुकेशनल पर्पज से मैंने बात किया हूँ आप लोग के साथ जो शेयर किया हूँ, पीएनबी हाउसिंग, यूपीएल लिमिटेड एंड वैशाली फार्मा, मैं मेरा वॉच लिस्ट में रखूंगा और देखना पड़ेगा इसका प्रोग्रेस क्या हो रहा है। नॉट दैट कि मंडे को जाके बाई करना है या सेल करना है, ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। थैंक यू दादा, आपने जो तीनों स्टॉक्स जो बताए हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है हमारे व्यूअर्स के लिए हमेशा की तरह।
वो हमेशा वो स्टॉक को ध्यान में रखते हैं, और आपने जो टेक्निकल लेवल्स बताए एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से, उसके ऊपर में फोकस करके और अपनी सोच समझ के साथ ही वो आगे बढ़ते हैं। दादा प्लीज अपने जो जो आप ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, प्लीज जानकारी दीजिए जरा। हाँ, इस बार ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर मैंने कोशिश किया हूँ कौन कौन सा स्टॉक टेक्निकली ब्रेकआउट आया है विद अ स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर। एंड ये मैंने बार बार बोलता भी हूँ कि यहाँ पर जो भी हम लोग बात करते हैं ये सभी टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस के हिसाब से बात करता हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और एक एडुकेटिव पार्ट के हिसाब से ब्रेकआउट स्टॉक मैं अभी बताने वाला हूँ। आप चलिए वो स्लाइड देखते हैं जहां पर ब्रेकआउट स्टॉक आता है। थैंक यू दादा, आपने जो अभी सब जो जितने भी जो स्टॉक्स बताए हैं ब्रेकआउट स्टॉक्स, वो काफी इंटरेस्टिंग है, और हमारे व्यूअर्स को आपने ऑलरेडी आपने डिस्क्लेमर दिया हुआ। तो दादा बस अपना फाइनल डिस्क्लेमर का सेक्शन जो है, जिसमें हम बता रहे हैं कि दिस इज अ कम्प्लीटली एजुकेटिव चैनल, हम यहाँ पे जो भी व्यूज जो शेयर करते हैं वो ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस रहता है। सो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप अपनी सोच समझ के साथ या सेबी रजिस्टर्ड आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के निर्णय के साथ में ही आप जाएं। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू दादा। थैंक यू, थैंक यू।